जी मैम। ये आप लोग काइंडली अपने सारे माइक म्यूट कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जस्ट वो अनम्यूट करे। मैम थोड़ा सा रिपीट कर दें लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा। जी मैं कर देती हूँ। थैंक यू मैम। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाटर के अंदर कौन कौन से ऐसे माइक्रोबियल कंटेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं और हमारी बॉडी में वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, और उनकी वजह से कौन कौन सी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग को बियर करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि वाटर की टाइप्स होती हैं, सरफेस वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सरफेस वाटर में कौन कौन से माइक्रोबियल कंटेंट एग्जिस्ट करते हैं, और जो ग्राउंड वाटर है उसमें कौन कौन से माइक्रोबियल फ्लोरास पाए जाते हैं, और अगर आपने इनको क्लीन करना हो तो इनको प्योर करने के लिए हम कौन कौन से जो मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इन मेथड्स को इस्तेमाल करने के बाद अगर आपने चेकआउट करना हो कि आपका जो वाटर है वो प्योरीफाई हो गया है या नहीं हुआ, उसके लिए फिर हम लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें आप लोगों ने एक टेस्ट पढ़ा था टर्बिडिटी टेस्ट। ठीक है, जिसमें हम वाटर को देख कर बता देते हैं कि क्या उस वाटर के अंदर किसी किस्म की कोई टर्बिडिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वाटर की क्लैरिटी तो इफेक्ट नहीं हुई हुई, क्योंकि अगर वाटर के अंदर किसी किस्म के कोई भी माइक्रोबियल फ्लोराज एग्जिस्ट करते हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, या कोई प्रोटोजोआ है, या मतलब किसी किस्म का भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई इम्प्योरिटी अगर वाटर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो वो सबसे पहले वाटर की क्लैरिटी पे इफेक्ट करेगी। तो अगर तो वाटर क्लियर नहीं है, वाटर की क्लैरिटी जो है वो इफेक्टेड है, तो उसकी वजह से फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हो वो क्लीन नहीं है। ठीक है, फिर उसकी टर्बिडिटी को चेक करने के लिए भी हम डिफरेंट किस्म के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपने वाटर के अंदर किसी माइक्रोबियल फ्लोरा की एग्जिस्टेंस को चेक करना है, तो वाटर के अंदर ज़्यादातर जो माइक्रोबियल फ्लोराज या ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशी एग्जिस्ट करती है, उसमें एक तो थी विब्रियो कॉलेरा जो कि हमारी बॉडी में कॉलेरा हैजा की बीमारी फैलाता है। ठीक है, और दूसरी थी साल्मोनेला टाइफी। इसमें साल्मोनेला टाइफी भी है और साल्मोनेला पैराटाइफी भी है। ये दोनों वो बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर टाइफाइड फीवर कॉज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रोबियल फ्लोराज भी इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के डाइजेस्टिव इन्फेक्शन ज़्यादा फैलाते हैं। अगर आप वाटर मतलब कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ करते हो तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो एरिया इफेक्ट होता है वो है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, कि मतलब जिसमें आप अगर टेस्ट करवाओ तो उसमें आपको विब्रियो कॉलेरा की स्पीशीज मिलेंगी, या फिर आपको साल्मोनेला टाइफी की स्पीशीज मिलेंगी, या फिर क्योंकि ये इनकी जो टेस्ट किट्स होती हैं ना जो हम साल्मोनेला और विब्रियो कॉलेरा के लिए यूज़ करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो वो फिर हर एरिया के अंदर से आप सैंपल कलेक्ट करो और वहाँ से फिर आप इनकी आगे ट्रीटमेंट फर्दर डायग्नोसिस के लिए अगर आप उसको भेजो तो ये एक बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। तो फिर इसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि हम लोग फिर एक सिंपल जो स्पीशी है जैसे ई कोलाई, आपने एस्क्रीशिया कोलाई के बारे में पढ़ा था कि एस्क्रीशिया कोलाई नॉर्मली जो जो ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन होती है, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर वो एज अ नॉर्मल फ्लोरा एग्जिस्ट करता है। तो अगर तो वाटर जो है वो फीकल कंटेमिनेटेड है, मतलब अगर वाटर ये वेस्ट मटेरियल उसके अंदर चाहे ह्यूमन बीइंग का है किसी एनिमल का है, अगर तो उससे वो कंटेमिनेटेड हुआ है तो उसके अंदर फिर हम जब उसका टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर लाजमी तौर पर ई कोलाई की स्पीशी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और अगर तो ई कोलाई के लिए टेस्ट वो पॉजिटिव आता है तो इट्स मीन कि आप जो वाटर यूटिलाइज कर रहे हो फॉर ड्रिंकिंग पर्पस वो क्लीन नहीं है, उसके अंदर ई कोलाई की स्पीशी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इट्स मीन उसके अंदर जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पाए जाने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है,
उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ वाटर बोर्न डिजीज हैं जो कि आपके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इसमें मेजर 3-4 याद कर लेना, जिसमें बैसिलरी डिसेंट्री है, शिजेलोसिस है, मतलब शिजेला की वजह से जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, कॉलेरा पड़ा था, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, टाइफाइड फीवर हो सकता है, मलेरिया है, डेंगू फीवर है, उसके बाद एस्केरियासिस है, राउंड वर्म इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, गियार्डियासिस है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन जो हैं, ये अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर फैल सकते हैं। और जिसमें उन्होंने एक के सिम्टम भी बताए थे आपको कि टाइफाइड फीवर अगर हो जाता है, ठीक है, टाइफाइड फीवर अगर उसके बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स अराइज होंगे, जिसमें डायरिया है, हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर होगा और गैस्ट्रोइंटेराइटिस, मतलब आपकी जो बॉडी है, बॉडी का जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, जो आपकी जीआईटी ट्रैक है, स्टमक जिसमें सबसे पहले आता है, वो इफेक्ट होगा, ठीक है। उसमें डिफरेंट किस्म के आप कह लो कि इन्फेक्शन कॉज होंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसमिशन इनकी किस तरह से होती है। ऑब्वियसली अगर आप वाटर बोर्न डिजीज पढ़ रहे हो तो इनकी जो ट्रांसमिशन है वो भी कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू होगी। मतलब अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर यूज कर रहे हो जो कि साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी से कंटेमिनेटेड हुआ है, तो उसकी वजह से जब आप वो वाटर पीते हो, ठीक है, तो उस ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ये टाइफाइड फीवर के जर्म्स एंटर होते हैं और वो इमेज क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर टाइफाइड फीवर कॉज कर देते हैं। ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। यहाँ तक आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर है वो खत्म हो गई है। मतलब इसमें आप लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी हैं, सबसे पहले तो वाटर की टाइप्स पढ़ी हैं, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, फिर आपने पढ़ा है सॉल्ट वाटर क्या होता है, सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सॉल्ट वाटर के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी में किस तरह का इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, आपकी बॉडी में डिजीज कौन सी फैला सकते हैं। जिसमें मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली तो सॉल्ट वाटर की, क्योंकि एक तो उसकी पीएच बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाईली बेसिक पीएच होती है, और दूसरा ये है कि सॉल्ट वाटर के अंदर ड्यू टू द हाईली आप कह लो न्यूट्रिशन के, उसके अंदर नमकियात की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, तो एक नॉर्मल बैक्टीरिया का उसके अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके अंदर कोई स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, स्पेशल टाइप ऑफ एल्गी ही ग्रो कर सकते हैं, जिसमें आपने डिनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा था, कुरैनोबैक्टीरियम पढ़ा था कि ये स्पीशीज इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। अदरवाइज इनकी वजह इनके अलावा बाकी जो नॉर्मल स्पीशीज हैं आप कह लो, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टेफ्लोकोकाई है, ये जैसे आप साल्मोनेला पढ़ रहे हो, शिजेला पढ़ रहे हो, ये इनकी एग्जिस्टेंस जो है उनके अंदर थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये इतनी हार्ड कंडीशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर आप लोगों ने उसके बाद पढ़ा वाटर को क्लीन आउट कैसे करते हैं, और वाटर को क्लीनिंग पर्पस के लिए अगर आपने यूटिलाइज क्लीनिंग पर्पस के लिए अगर आपने वाटर को भेजना है तो उसके अंदर फिर कौन कौन से आप मेथड यूज करते हो जिसके थ्रू आप वाटर को प्योरीफाई कर सकते हो, और वो प्योरीफाइड वाटर आप किस तरह से यूज करते हो, और फिर उसका टर्बिडिटी टेस्ट क्या होता है, और फर्दर जो डिटेल मैंने आगे आपको बता दी है। ये आपकी सारी की सारी वाटर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर थी, ठीक है। आज जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है उसके अंदर नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। मैंने आपको कहा था कि आप जब ये पढ़ेंगे तो इसमें 3 पोर्शंस आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर है, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर है, और माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल है। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को आप कह लो इन्हीं 3 स्टेप्स का रोज सामना करना पड़ता है। यही 3 फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग को जिनसे गुजरना पड़ता है, कि मतलब वो वाटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, एनवायरनमेंट के अंदर ऑब्वियसली उसने रहना होता है, तो वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और थर्ड जो था वो ये था कि सॉइल, मतलब जिस एरिया के अंदर आप सरवाइव कर रहे हो उसकी मिट्टी भी इंसान की सेहत के ऊपर, या फिर उसके अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रोबियल फ्लोरा हैं वो भी इंसान की सेहत के ऊपर बहुत इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जिसमें से एक आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर पढ़ लिया है, आज हम सेकंड स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जैसे आप लोगों ने वाटर माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर में पढ़ा था कि वाटर कितनी टाइप्स का एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल इसी तरह से इसमें हम लोग पढ़ेंगे
कि बेसिकली एयर के अंदर माइक्रोब किस तरह के पाए जाते हैं और क्या एयर के अंदर नेचुरली माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो आपकी एयर है वो कंटेमिनेटेड हो जाती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर में उनकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, मतलब कैसे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मूव करते हैं और कैसे वो फैलते हैं, उनकी स्प्रेडिंग किस तरह से होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एयर की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। एयर मतलब अगर आप एक रूम के अंदर रह रहे हो तो वो आपकी इंडोर एयर है, वहां पर आप जिन पर्सन्स के साथ सरवाइव कर रहे हो या जिस एरिया के अंदर आप रह रहे हो वहां पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आउटडोर एयर मतलब आउटसाइड योर रूम या आउटसाइड योर हाउस, आप अपने घर के बाहर जाते हो या आप अपने रूम से बाहर जाते हो तो वो सारा एनवायरनमेंट जो आपको फेस करना पड़ता है वो सारा आउटडोर एयर के अंदर आता है। तो उस आउटडोर एयर के अंदर कौन कौन सी ऐसी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है जो हो सकती है, उसकी वजह से कौन सी डिजीज पैदा हो सकती है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, कि मतलब माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, एयर की माइक्रोबायोलॉजी है क्या, कि एयर के अंदर कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसमें वो कहते हैं द माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ एयर इज ट्रांजिएंट एंड वेरिएबल, कि आप कह लो कि जो एयर के अंदर जो माइक्रोबियल फ्लोरास पाए जाते हैं वो वेरिएबल होते हैं, मतलब कभी ज्यादा हो सकते हैं कभी कम हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है इसमें आप सरवाइव कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है एयर इज नॉट अ मीडियम। मैम आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो समझ नहीं आती, तो काइंडली ये माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर ये काइंडली दोबारा से स्टार्ट करें जो फर्स्ट पॉइंट। तो अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है ये। मैम सही आ रही है, हमें तो सही आवाज। आप लोग अपने माइक को म्यूट करोगे तो आपको टीचर की आवाज आएगी ना। जी मैम मैंने म्यूट ही रखा हुआ है, अभी आवाज नहीं आई तो मैंने अनम्यूट किया। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर से स्टार्ट किया है मैंने, और इसमें मैंने अभी एक लाइन बताने की गलती की है सिर्फ, जिसमें मैंने आपको कहा है कि द माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ एयर इज ट्रांजिएंट एंड वेरिएबल, जिसका ये मतलब है कि जो एयर के अंदर माइक्रोबियल फ्लोरा यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनकी अमाउंट वेरिएबल होती है, मतलब वो कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस एनवायरनमेंट पे जिस एनवायरनमेंट में आप सरवाइव कर रहे हो, ठीक है। अगर मतलब किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आप किसी साफ जगह पर सरवाइव कर रहे हो तो एज कंपेयर टू दैट एरिया फिर क्या होगा, उसके अंदर जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है वो कम होगी। Second point है air is not a medium in which microorganism can grow but carrier of particulate matter, dust and droplet which may be laden with microbes। अब वो कहते हैं कि अगर हम कुदरती तौर पर बात करें ना तो जो आपकी एयर होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई सूटेबल मीडियम नहीं है, कि मतलब आप ये कह लो कि कुदरती तौर पर ऐसा पाया जाता है कि हवा के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ये नेचुरली अकरिंग फिनोमेना नहीं है। लेकिन आप डिफरेंट किस्म के कैरियर्स के थ्रू, जैसे हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, वो कैरियर का काम करते हैं। कैरियर का मतलब होता है जो कोई किसी चीज को उठाता है, किसी चीज को बेयर करता है। तो पार्टिकल अपने ऊपर क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल जब एनवायरनमेंट में या हवा में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करवा देते हैं किसी दूसरे एरिया में। बिल्कुल इसी तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो नमी के कतरे होते हैं। जैसे आप कह लो कि फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलते हो, ठीक है। अब उनमें से कुछ पर्सन जैसे आप बोलते हो बातचीत करते हो तो माउथ से जो आपके पार्टिकल्स वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं या कफिंग के थ्रू मतलब खांसने के जरिए, स्नीजिंग के थ्रू छींकने के जरिए, इस तरह के जो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स या आप कह लो कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल जो कि कफिंग, स्नीजिंग या फिर इवन टॉकिंग के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और वो एज अ कैरियर वर्कआउट करते हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर हवा के अंदर ऐसे बहुत से अदर पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनके कैरियर के तौर पर वर्कआउट करते हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास मैंने बताया है डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, इसके अलावा वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं जो कि आपकी कफिंग, स्नीजिंग और इवन टॉकिंग के थ्रू भी ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में थ्रू आप कह लो एनवायरनमेंट ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ये इन्होंने वही लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म आर सेपरेट बाय कफिंग, स्नीजिंग from the human respiratory tract and dust particle are circulated in the air current from the earth surface। अब वो कहते हैं क्या होता है ट्रांसमिशन इनकी किस तरह से होती है कि जब कोई ह्यूमन बीइंग मतलब कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है तो ऑब्वियसली वो क्या करता है अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो जर्म्स होते हैं कफिंग के थ्रू या स्नीजिंग के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उसके वाटर ड्रॉपलेट्स पे अटैच होते हैं, उन नमी के कतरों पर अटैच होते हैं, जब वो क्या करता है वो खांसता है या छींकता है तो जो आपके पास बाहर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जाकर उनकी सरफेस के साथ अटैच होते हैं और फिर एनवायरनमेंट में जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल या ये वाटर ड्रॉपलेट्स हवा के थ्रू या एनवायरनमेंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वैसे वैसे उनके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ट्रांसफर होते जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है एयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी कैरिड आउट ऑन डस्ट पार्टिकल, ये बार बार उन्होंने वही चीजें लिखी हुई हैं, तो इसमें आप सिर्फ 3 चीजें याद रख लो कि ट्रांसमिशन इनकी किस तरह से होती है। नंबर 1 थ्रू कफिंग, नंबर 2 थ्रू स्नीजिंग, नंबर 3 इवन टॉकिंग, मतलब टॉकिंग के थ्रू हो सकती है, और नंबर 4 पे आप लिख लो कि थ्रू डस्ट पार्टिकल। जस्ट ये 4 पॉइंट्स आप इसमें याद कर लो कि जो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ इसमें 4 पॉइंट्स याद रख लो कि एक तो वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू होते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, स्नीजिंग है, कफिंग है और इवन टॉकिंग, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इसके अलावा मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स के अलावा जो है वो डस्ट पार्टिकल के थ्रू भी जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एयर में ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है, और एयर से फिर वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं। ये इसको शॉर्टकट करके पेन से या पेंसिल से आप इसको नोट कर लो, या अगर हाईलाइटर है तो इसको हाईलाइट कर लो कि नंबर 1 कफिंग है, नंबर 2 स्नेजिंग है और नंबर 3 ये वाला डस्ट पार्टिकल, ठीक है, और नंबर 4 मैंने आपको बताया है थ्रू टॉकिंग, के बोलने के जरिए भी जब आप किसी दूसरे पर्सन से बातचीत करते हैं तो उसके जरिए भी ये वन पर्सन से अनदर पर्सन इनकी ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो आपके पास एयर के अंदर या हवा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो उनके ऊपर कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ट्रांसमिशन ज़्यादा हो सकती है या वो उन पे इफेक्ट कर सकते हैं, उनकी रेट ऑफ ट्रांसमिशन पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उन पे इफेक्ट करती हैं, उनमें नंबर 1 है द अल्टीमेट फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज गवर्न्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, मतलब उनके अंदर क्या होता है कि एक सेट होता है, सर्कमस्टांसेस कहते हैं हालात को, कि मतलब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन पर्सन से अनदर पर्सन या थ्रू एयर वो किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर। और उन एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, नंबर 1 है ह्यूमिडिटी, मतलब हवा के अंदर नमी की कितनी मिकदार है, सनलाइट के थ्रू भी सनलाइट भी इफेक्ट करती है। नंबर 3 है टेम्परेचर इफेक्ट करता है कि इधर एनवायरनमेंट जो है वो हॉट है या आप कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हो। और नंबर 4 है साइज ऑफ द पार्टिकल बियरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के मतलब जिस पार्टिकल के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आकर अटैच होना है उसका साइज क्या है। ऑब्वियसली अगर उसका साइज बड़ा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज्यादा क्वांटिटी उस पर अटैच होगी। एंड द लास्ट वन इज 5th पॉइंट है नेचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या नेचर है, किस नेचर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब आप कह लो कि वो सिंपली वायरुलेंट है, मॉडरेटली वायरुलेंट है या ए वायरुलेंट है, मतलब क्या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज कॉज करने की एबिलिटी है।
अगर है तो उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ वायरुलेंसी कितनी है, वो फिर उस पर डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या नेचर है, मतलब वो कितने % तक उसके डिजीज कॉज करने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ एयर, कि मतलब एयर के अंदर जो माइक्रोबियल कंटेंट है वो किस तरह से हो सकता है। इसमें मैंने आपको बताया 2 चीजें इसमें आप पढ़ेंगे, नंबर 1 है इंडोर एयर और नंबर 2 है आउटडोर एयर। इंडोर एयर और आउटडोर एयर में क्या फर्क होता है कि आप कह लो कि इंडोर और आउटडोर, इंडोर का मतलब होता है, इन का मतलब होता है अंदर और डोर मतलब दरवाजे से, ठीक है। इसको आसानी से याद इस तरह रखो आप, इंडोर का मतलब हुआ कि आप जिस एरिया के सरवाइव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप के घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, या आप किसी रूम के अंदर रह रहे हो, ठीक है, किसी क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हो, तो वो एनवायरनमेंट जो कि आपका क्लासरूम के अंदर का एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो होगी सारी आपकी इंडोर एयर। और उस क्लासरूम से बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा वो सारे का सारा होगा आपकी आउटडोर एयर। तो इंडोर एयर के अंदर जो माइक्रोबियल ट्रांसमिशन होती है या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जिन सोर्सेज से ट्रांसफर होती है वो और तरह के होते हैं। और आउटडोर एयर, क्योंकि आउटडोर एयर के अंदर आपका पूरा एटमॉस्फेयर आ जाता है, इंडोर एयर के अंदर आपका बहुत एक लिमिटेड सा एटमॉस्फेयर आता है जिसके अंदर आप मतलब फॉर एग्जांपल वो लोग आ जाते हैं जिनके साथ आप उस रूम में बैठे हुए हो, या आप उस रूम में क्लासरूम में या किसी भी जगह पर सरवाइव कर रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर वहां पर क्राउडिंग होगी, मतलब लोग ज्यादा होंगे, तो वहां पर जो डिजीज की कंटेमिनेशन के चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। लेकिन अगर वहां पर जो लेकिन ऐसा होता है कि वो हवा जो मतलब हमसे कुछ माइल्स दूर है, या आप कह लो कि जो कि मतलब हमारी ज़मीन के ऊपर जो एनवायरनमेंट है या वाटर के अंदर जो एनवायरनमेंट है, उनके अंदर डिफरेंट किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज पाई जाती हैं। और वो मैंने आपको बता दिया वो किन की वजह से होती हैं, वो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद कैरियर्स की वजह से होती हैं, जस्ट लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, और जिनमें डस्ट पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसमें आप लोगों का ना मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, 6 to 7 मिनट्स रह गए हैं। तो वो आप फिर अगर तो तब तक कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग फिर ज्वाइन कर लेना दोबारा। इंडोर एयर है, इंडोर एयर क्या होती है, द डिग्री ऑफ द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ इंडोर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स सच एज। अब वो कहते हैं कि जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन की डिग्री है, मतलब किस हद तक आपकी जो इंडोर एयर है, मतलब जिस एरिया में आप सरवाइव कर रहे हो, इनसाइड द रूम या इनसाइड द डोर, वो किन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट हो सकती है, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। उसमें नंबर 1 है वेंटिलेशन रेट, कि मतलब आप जिस रूम में रह रहे हो या जिस एरिया में रह रहे हो उसके अंदर एयर का पैसेज कितना है, ठीक है, मतलब वेंटिलेशन कितनी है उस एरिया में। क्राउडिंग इफेक्ट करती है, मतलब रश कितना है, लोग कितने हैं वहां पर। नेचर एंड डिग्री ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग क्वार्टर्स, के मतलब जिस एरिया में आप सरवाइव कर रहे हो वहां पर जो लोग आपके साथ, जो इंडिविजुअल आपके साथ रह रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज किस तरह की हैं, ठीक है, मतलब वो किस तरह का काम करते हैं, उनकी एक्टिविटीज भी जो है वो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन पर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन, के मतलब इंडोर एयर में जो माइक्रोबियल फ्लोराज हैं या जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। The airborne microorganisms are carried on the dust particle or in droplet expelled from the nose and mouth during sneezing, coughing or even talking। के मतलब ऑब्वियसली अब जब आप इंडोर एयर में सरवाइव कर रहे हो या आप लोगों के साथ बैठ रहे हो तो आप उनसे बातचीत भी करोगे, तो फिर इंडोर एयर में जो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन होती है माइक्रोब्स की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो होती है स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू
और टॉकिंग के थ्रू। ये 3 इसमें आप याद कर लेना, स्नीजिंग है, कफिंग है और टॉकिंग है। इनके थ्रू क्या हो सकता है कि मतलब स्नीजिंग के दौरान, कफिंग के दौरान या बोलने के दौरान, टॉकिंग के दौरान जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स या जो पार्टिकल्स आपकी नोज से या माउथ से एक्सपेल होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो आगे जाकर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ट्रांसमिशन है किसी अदर पर्सन में, उनका फिर रोल होता है कि वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं अदर पर्सन्स में। नेक्स्ट है साइज, के मतलब जो आपके पास इनका साइज है पार्टिकल्स का, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके ऊपर अटैच हो रहे हैं, वो किस तरह से इफेक्ट करेगा। कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट रेज्ड फ्रॉम द सरफेस एंड ड्रॉपलेट एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वेरी इन देयर डायमेंशन फ्रॉम माइक्रोमीटर्स टू मिलीमीटर्स। वो कहते हैं कि जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपकी कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू या टॉकिंग के थ्रू, मतलब आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो आपने एक्सपेल किए हैं, उनका साइज वेरी करता है, मतलब चेंज होता है, वो माइक्रोमीटर से लेकर वो मिलीमीटर्स तक हो सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट है दोज इन द लो माइक्रोमीटर रेंज कैन रिमेन एयरबोर्न फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम while the larger droplet and dust particles settle rapidly as dust on various surfaces। मतलब इसका क्या है, वो कहते हैं अब उनमें से जो तो बहुत ज़्यादा छोटे आपके पास मतलब उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है या माइक्रोन मीटर में उनका साइज है, वो क्या करते हैं, वो तो जो एयर के या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ बड़े स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं। ठीक है। और फिर वो इतनी इजीली उनसे अलग नहीं होते। लेकिन अगर जो आपके पास लार्जर ड्रॉपलेट्स होते हैं, मतलब जिनका साइज माइक्रोमीटर के बजाय मतलब मिलीमीटर्स में होता है, या वो उनसे बड़े होते हैं साइज में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल के साथ, मतलब डस्ट जहां जहां पर जाकर मिट्टी जम जाती है, वो उनके साथ सेटल डाउन होते जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे वक्फे वक्फे के साथ वो क्या करते हैं, वो एयर के अंदर ट्रांसमिट होते जाते हैं। जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं वो तो बहुत स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह लोग के, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं ना, तो वो एयर के पार्टिकल के साथ वो फैल जाते हैं इधर उधर। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल, जो आपके पास वाटर ड्रॉपलेट जिनका साइज थोड़ा सा हैवी होता है, वो क्या करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल के साथ सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब उनके साथ मिट्टी जहां जहां जाकर लगती है उनके साथ उस एरिया के अंदर वो जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे वहां से आप कह लो कि हवा चलती है, या उस एरिया के अंदर जैसे जैसे वो एयर का फ्लो होता है, वैसे वैसे फिर वो क्या करते हैं, उनके साथ वो वक्फे वक्फे के साथ जो आपके पास जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं रूम में, उनके साथ फिर वो क्या करते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। नेक्स्ट है टिपिकल एग्जाम्पल, मतलब इनके अंदर कौन कौन सी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं जो कि या आप कह लो कि इंडोर एयर में कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनके ट्रांसफर होने का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है। उनमें नंबर 1 है ट्यूबरकल बैसिलाई। ट्यूबरकल बैसिलाई आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, ट्यूबरकल बैसिलाई, और इसकी स्टेनिंग भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। जेडन स्टेन के थ्रू हम इसको, या जेडन स्टेन एब्रिविएशन है ज़ील नेल्सन स्टेन, इसके थ्रू हम इसको लेबोरेटरीज के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। और इसी के थ्रू हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इधर किसी पर्सन के अंदर टीबी की बीमारी तो नहीं है, और टीबी फैलाने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको ट्यूबरकल बैसिलाई कहते हैं। ठीक है। या जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। ये 2 उसके नेम थे। और आप लोगों ने एक और नाम से उसको पढ़ा था एसिड फास्ट बैसिलाई, क्योंकि वो एसिड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता ड्यूरिंग जेडन। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। तो जो ट्यूबरकल बैसिलाई होता है उसके फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कि मतलब इंडोर एयर के अंदर, थ्रू कफिंग, थ्रू स्नीजिंग और इवन टॉकिंग। ठीक है। ये इनके जो फैलने के चांसेस होते हैं, जो टीबी के जर्म्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इस जो इंडोर एयर उसके अंदर फैलते हैं। ट्यूबरकल बैसिलाई हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द डस्ट ऑफ सैनिटोरिया। सैनिटोरिया, ये जो आपके पास अब्रॉड कंट्रीज है ना, उन लोगों ने एक रूम लाइक आप कह लो कि एरिया डेवलप किया हुआ है, जिसके अंदर जो जितने
सिक पर्सन हैं वो उस एरिया के अंदर सरवाइव करते हैं। तो वो जो सिक पर्सन का जो एक उन्होंने पूरा एरिया एक रूम लाइक अपीयरेंस बनाई हुई है उसको सैनिटोरिया कहते हैं, ठीक है। तो उस सैनिटोरिया के अंदर जो आप कह लो कि मतलब पर्सन्स जो वहाँ पे सरवाइव कर रहे थे, वहाँ से उन लोगों ने ये रिसर्च की कि उसके अंदर से जो आपके पास थ्रू स्नीजिंग, थ्रू कफिंग या मतलब उस इंडोर एयर से क्या हुआ कि ये ट्यूबरकल बैसिलाई ट्रांसफर हुए। तो उन्होंने कहा कि फिर ये जो ट्यूबरकल बैसिलाई हैं ये इंडोर एयर के अंदर इनकी ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट जो है इसके अलावा डिप्थेरिया बैसिलाई ट्रांसफर हो सकते हैं और हीमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। डिप्थेरिया बैसिलाई ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी में फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था कि इंडोर जो एयर होती है उसके अंदर जिन जर्म्स के फैलने के या जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें नंबर 1 है ट्यूबरकल बैसिलाई। ट्यूबरकल बैसिलाई मैंने आपको बताया है कि ये वो बैक्टीरिया होता है जो कि बॉडी के अंदर टीबी कॉज करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी कह सकते हैं। और इसका जो और इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि लेबोरेटरी के अंदर जो स्टेन परफॉर्म किया जाता है कि इधर उस पर्सन के अंदर उसकी स्पूटम का सैंपल लिया जाता है, ठीक है, और स्पूटम कहते हैं बलगम को, उसका सैंपल लेकर उस पर्सन का और फिर उसमें जो है वो उसकी स्लाइड प्रिपेयर की जाती है और उसके थ्रू क्या किया जाता है ये ट्यूबरकल बैसिलाई को आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू जेडन स्टेन। और सेकंड मैंने आपको बताया है कि जो बैक्टीरिया इसके अंदर इंडोर एयर के अंदर पाया जा सकता है वो डिप्थेरिया बैसिलाई भी हो सकता है। डिप्थेरिया बैसिलाई ये ऐसा बैक्टीरिया है जो ये भी आपके थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करता है। थ्रोट इन्फेक्शन मतलब जो आपकी हलक की बीमारी होती है जिसको उर्दू में खन्नाक बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो एयर पैसेज के लिए जो डिफरेंट पैसेजेस होते हैं जस्ट लाइक योर नोज, योर माउथ, योर थ्रोट, ठीक है, इनके अंदर वो एक मेम्ब्रेन क्रिएट कर देता है और उस मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है कि फिर उस पर्सन को ना वो डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है कि मतलब वो सांस लेने में उसको दुश्वारी होती है, ठीक है, उसको सांस ठीक तरीके से नहीं आता जिसकी वजह से उसको हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, उसको जो आपका मतलब कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आ सकते हैं उस पर्सन के अंदर, उस पर्सन के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इश्यूज आ सकते हैं, मतलब उसका ब्रेन प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं करेगा। तो ये डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स हैं जो कि अगर डिप्थेरिया बैसिलाई का इन्फेक्शन हो जाए तो अराइज होते हैं। और जो थर्ड है वो है हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ये भी एक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की टाइप होती है ये। और हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ये भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन कॉज करता है जिसमें ज्यादातर किडनी फेलियर आ जाता है और दूसरा ये है कि फीवर होगा, मतलब जिस पेशेंट को ये हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन होगा इस बैक्टीरिया का, एक तो उसकी बॉडी के अंदर वो फीवर फील करेगा और दूसरा होगा इसकी एक टर्म यूज की जाती है मेडिकल टर्म जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये आप लोगों ने आई एम श्योर आप लोगों ने ये उसमें जो आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसमें आप लोगों ने ये किडनीज के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि किडनीज के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो कि मिलकर किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। उन नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में एक जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस वो एक ब्लड कैपिलरीज का टफ्ट होता है, एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है जहां से आपकी किडनी के अंदर जो मतलब जितना वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह आता है ना वो किडनी क्या करती है, किडनी उसको प्योरीफाई करती है, ठीक है, और एक्सक्रीट करवाती है यूरिन की फॉर्म में उसको बॉडी से। तो वो क्या किडनी का बेसिकली पर्पस होता है कि वो फिल्टर करती है आपकी बॉडी के अंदर जितने केमिकल्स होते हैं, जितने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि डिफरेंट किस्म के मतलब आप कह लो कि मेटाबॉलिक सिस्टम्स के नतीजे में बनते हैं। तो
उस एरिया के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब नेफ्रॉन्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, वो ग्लोमेरुलस खराब हो जाता है, वहां पर प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो वो किडनीज के अंदर भी इश्यू क्रिएट हो जाता है इस हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से, ठीक है। और जिसकी वजह से आप कह लो कि हिमोलिसिस भी हो सकती है, मतलब ब्लीडिंग के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, जैसे किडनीज है, जीआईटी ट्रैक है, उस एरिया से क्या होगा कि ब्लीडिंग भी अकर हो सकती है। तो ये डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस हैं, जिनमें 3 मेजर टाइप के इन्फेक्शन मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1 ट्यूबरकल बैसिलाई की वजह से टीबी कॉज होना, सेकंड डिप्थेरिया बैसिलाई की वजह से डिप्थेरिया की डिजीज, और थर्ड हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से ये जो किडनी फेलियर या जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बीमारी हो जाती है, ये हो सकती है। अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू हो? मैडम पीछे से एक पॉइंट क्लियर कर दें, जो फेट ऑफ एयर था उसके अंदर ह्यूमिडिटी के बारे में मुझे बता दें जरा। ह्यूमिडिटी नमी को कहते हैं। मैंने आपको कहा है कि नमी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आप कह लो कि ग्रोथ पे इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि कुछ आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमिडिटी मतलब जिनको ग्रो करने के लिए नमी की जरूरत होती है, जैसे फंगस हो गई। फंगस अगर आपके पास ग्रो करेगी तो वो मॉइस्ट प्लेसेस में ज्यादा ग्रो करती है, तो अगर एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी होगी तो ऑब्वियसली वहां पर जो फंजाई के स्पोर्स हैं या उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो उन्होंने ये कहा है कि जो आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जिनमें नमी है या सनलाइट है या टेम्परेचर है, कि टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा, वो भी क्या कर सकते हैं, वो इफेक्ट कर सकते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ पे। समझ आ गई है? जी अच्छा मैडम, इंडोर एयर के अंदर वेंटिलेशन रेट यानी कि हवा ज्यादा होने से ये कंटामिनेशन भी ज्यादा हो जाएगी माइक्रोब्स की। हाँ जी, जाहिर सी बात है कि कंटेमिनेशन भी ज्यादा होगी अगर एयर का पैसे ज्यादा होगा तो। और ये लास्ट पॉइंट क्लियर कर दें, यानी कि आपने बताया था नेचर ऑफ द डिग्री ऑफ एक्टिविटी, ये कैसे अफेक्ट करेगी इसके ऊपर कि बंदों के काम करने नेचर का? ऑफ द डिग्री ऑफ एक्टिविटी, इसका क्या मतलब है कि जिस एरिया के अंदर आप रह रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक क्लासरूम की बात कर लो, तो क्लासरूम के अंदर जो पर्सन्स आपके साथ रह रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स आपके साथ सरवाइव कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज की वजह से भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मतलब इफेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से? अगर एक पर्सन आपके साथ है, उसको कफिंग है, स्नीजिंग है, ठीक है, अगर वो अपना माउथ कवर नहीं करता, उसकी एक्टिविटीज इस तरह की हैं कि वो मतलब आप कह लो कि कफिंग में या स्नीजिंग में हाथ रख के नहीं करता, या उसमें किसी किस्म का जैसे आजकल मास्क नहीं यूज कर रहे, तो वो क्या होगा, उसकी एक्टिविटीज की वजह से ऑब्वियसली जो कंटेमिनेशन के चांसेस है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो जिन पर्सन के साथ आप रह रहे हैं उन इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज भी जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का रेट है उसको इनहेंस कर सकती हैं, मतलब उसको इंक्रीज कर सकती हैं या डिक्रीज कर सकती हैं। क्लियर है मैडम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? मैम ये सैनिटोरिया तो बता दें थोड़ा सा दोबारा से। सॉरी बेटा, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, आप मैम ये ट्यूबरक्लोसिस जो है ट्यूबरकुलर बेसिलाई के अंदर एक पॉइंट है लास्ट पे, डस्ट ऑफ सैनिटोरिया। सैनिटोरिया का आपने बताया कि एक रिसर्च की गई थी एक रूम के अंदर कुछ, नहीं, इसका दोबारा बता मैंने दें आपको ये प्लीज। बताया है कि जो अब्रॉड कंट्रीज है ना, वो लोग उनमें क्या है कि उन लोगों ने ना एक रूम लाइक एरिया बनाया होता है, जस्ट लाइक मतलब किसी कोई स्कूल है, कोई बोर्डिंग स्कूल है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, एक रूम लाइक एरिया उन्होंने डेवलप किया हुआ है, एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसके अंदर वो जितने सिक मतलब जितने पेशेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, अगर वो सिक हैं तो उन सबको उस एरिया के अंदर रखा जाता है ताकि जो बाकी लोग हैं वो उनसे बच सकें। उस एरिया को बेसिकली, या उस जो आपने एक मेडिकल टर्म में उस एरिया को सैनिटोरिया का नाम दिया जाता है। ओके मैम, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन? समझ आ गई है आप लोगों को सबको? यस मैम। यस मैम। ये अभी आप लोग यस यस करते हो, नेक्स्ट टाइम पे जब सुना जाता है तब आप लोग चुप करते हो। आप लोग तो माइक भी अनम्यूट करने की जहमत नहीं करते।
मैम हम तो करते हैं। चलें ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको पढ़कर आइएगा। और ये पहले मैं सुनूंगी आप लोगों से माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर और माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर जहाँ तक पढ़ा दी है, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे आउटडोर एयर।